अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको फायर फाइटिंग की ड्राइंग पढ़ना सिखाऊंगा, क्योंकि अक्सर दोस्त कमेंट करते हैं कि हमें सर ड्राइंग पढ़ना नहीं आती, काइंडली हमें बताएं तो ड्राइंग फायर फाइटिंग की किस तरह पढ़ी जाती है। तो अक्सर नए इंजीनियर होते हैं या टेक्निकल पर्सन जो इस फील्ड से मुंसलिक हैं, तो उनको ड्राइंग पढ़ना नहीं आती। इसी तरह हमें भी ड्राइंग पढ़ना नहीं आती थी शुरू में जब हम इस फील्ड में इन हुए। तो वक्त के साथ हर कोई सीख जाता है। मैं आपको ड्राइंग पढ़ना सिखाऊंगा इस वीडियो की मदद से। सबसे पहले मैं आपको लीजेंड और इसके सिंबल होते हैं उसको किस तरह समझा जाता है तो वो बताऊंगा, और उसमें जो चीज़ें लिखी होती हैं, जो सिंबल मेंशन होते हैं, उसको किस तरह समझना चाहिए, और उसके स्कीमेटिक ड्राइंग होती है या प्लान लेआउट होता है या सेक्शन डिटेल होती है, उसको किस तरह से रीड किया जाता है। उसके बाद साइट पे हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। अगर ड्राइंग पढ़ना हमें नहीं आएगी तो ना काम को एग्जीक्यूट करवा सकते, ना प्रॉपर ऑपरेशन मेंटेनेंस कर सकते, ना वो सिस्टम को हम समझ सकते हैं। तो शायद ये वीडियो लंबी हो जाए, तो मैं इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में बनाऊंगा, पार्ट 1 या पार्ट 2 और पार्ट 3, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको फिर भी कोई वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपका उस क्वेश्चन का रिप्लाई भी करूँगा, वो चीज़ें कवर करूँगा जैसे आपको ड्राइंग पढ़ना आ जाए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहरहाल बातें कम करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये फायर फाइटिंग की ड्राइंग है जिसमें लीजेंड एंड मिसलेनियस डिटेल दी गई है। लीजेंड से मतलब ये सिंबल दिए गए हैं, और मिसलेनियस डिटेल से मतलब दूसरी ये डिटेलें दी गई हैं जो ड्राइंगों में यूज़ होंगी, मगर वहाँ पर क्लियरली हर चीज़ उसमें मेंशन नहीं होगी। इस वजह से ये अलग से एक डिटेल दी जाती है। ये जो मिसलेनियस डिटेल है या सिंबल है, ये सारे जो एक फ्रेम के अंदर होते हैं, ड्राइंग फ्रेम के अंदर। और ड्राइंग फ्रेम में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको हम समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको जूम करता हूं जैसे आपको डिटेल क्लियरली पढ़ने में आए और समझने में आए। ये नीचे सबसे पहले ड्राइंग का नंबर दिया जाता है और उसके ऊपर ड्राइंग का टाइटल दिया जाता है, ये किस चीज़ की ड्राइंग है और किस सिस्टम के लिए। उसके बाद यहाँ पर ये स्केल नंबर दिया जाता है, प्रोजेक्ट नंबर दिया जाता है, और किसने बनाई, कब बनाई, वो दी जाती है। उसके बाद ये ऊपर ये डिस्क्रिप्शन है, इशू फॉर कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग है, या ये शार्प ड्राइंग है, या टेंडर ड्राइंग है, या ये एज बिल्ड ड्राइंग है, वो मेंशन होता है। उसके बाद ये मुख्तलिफ़ फील्ड के जो इंजीनियर इस ड्राइंग में काम करते हैं या इस पर वर्किंग करते हैं, तो वो अपने साइन और नाम वगैरह लिखेंगे। अगर कोई रिवीजन ये ड्राइंग होती है, क्योंकि इसमें चेंजिंग ड्राइंग में होती रहती है एज पर साइड, तो वो रिवीजन नंबर इसमें डाले जाते हैं। उसके बाद ऊपर आते ये प्रोजेक्ट का नाम लिखा होता है, और जो ओनर है इस प्रोजेक्ट का उसका नाम यहाँ पर मेंशन होता है। उसके बाद ये जो कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, क्लाइंट है, उनकी ये डिटेल दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर अंदर आते हैं, सबसे पहले हम लीजेंड को डिस्कस करते हैं। ये जो लीजेंड बने हुए हैं, जब भी ड्राइंग को पढ़ें या समझें, इस लीजेंड को पढ़ना या समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये लीजेंड समझ में नहीं आएंगे, अगर अंदर ड्राइंग आप देखेंगे डिटेल, तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे, हमेशा आपको कन्फ्यूजन रहेंगी। लीजेंड को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखें ये लीजेंड ऑफ फायर फाइटिंग सर्विसेज ये दिए गए, ये सिंबल दिया गया है, उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, रिमार्क्स दिया गया है। हमेशा ये सिंबल ड्राइंग में मेंशन होंगे, इनको आपको समझना है। ये HL हाई लेवल, LL लो लेवल, कोई भी लाइन है या कोई भी चीज़ है या पाइप है, वहाँ पर लिखा होगा HL, ये पाइप का ऊपर वाला हाई लेवल है, और LL लिखा होगा तो ये पाइप का नीचे वाला लेवल है। TA लिखा होगा और TB लिखा होता है अक्सर। TA मतलब टू अबो, ये पाइप जो है ऊपर जा रहा है, TB टू बेलो, ये पाइप नीचे जा रहा है। और FA और FB भी लिखा होता है। FA का मतलब है फ्राम अबो, ये पाइप ऊपर से आ रहा है, FB फ्राम बेलो, ये पाइप नीचे से आ रहा है। क्योंकि ये प्लान लेआउट की ड्राइंग होती है, ये उसका पता नहीं चल रहा होता तो ये पाइप नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, इस वजह से FA लिखा होता है फ्राम अबो, ऊपर से आ रहा है, FB लिखा होता है फ्राम बेलो, नीचे से आ रहा है। उसके बाद ये GB, ये ग्लो वाल दिया हुआ है, उसका सिंबल है, ये चेक वाल का सिंबल है, ये गेट वाल का सिंबल है, ये ऑटोमेटिक एयर रिलीज़ वाल जो पाइप राइज़र है उसके टॉप पे या एयर निकालने के लिए यूज़ होते हैं। ये LSV लॉक शील्ड वाल लगे होते हैं, और OSY वाल दिए होते हैं, पंप रूम में लगे होते हैं। LV लैंडिंग वाल दिए होते हैं, स्टेयर केस या राइज़रों में लगे होते हैं। ZCV की असेंबली जोन कंट्रोल वाल, ये उसका सिंबल है। ACV अलार्म कंट्रोल वाल, ये अलार्म का कंट्रोल वाल है, उसका सिंबल है।
इसी तरह ये प्रेशर गेज है, FM फ्लो मीटर है, फ्लो स्विच है, प्रेशर गेज है, होज रील्स पाइप है, स्पिकुलर सप्लाई पाइप, फायर होज कैबिनेट का पाइप है। ये सिंबल ऑटोमेटिक स्विंग टाइप होज रील है, 25 mm पाइप होगा और 30 मीटर का लंबा पाइप होगा। स्पिकुलर हेड दिया गया है, ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर है। ये एक्सटिंग्विशर का सिंबल है जो CO2 का 5 kg का, और ये दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर का सिंबल है जो 4.5 kg का ड्राई पाउडर का है। उसके बाद ये मुख्तलिफ 2 सिंबल है, फायर होज कैबिनेट का है और फायर होज कैबिनेट रील का है। तो ये वाला जो फायर होज कैबिनेट है वो लैंडिंग वाल और फायर होज रील के साथ शामिल है, और ये वाली फायर कैबिनेट सिर्फ होज रील की है। आपने सिंबल समझ लिए तो फिर प्लान लेआउट आपको पढ़ना या समझना बहुत आसान है। उसके बाद ये डिज़ाइनर नोट लिखता है फॉर कॉन्ट्रैक्टर। जब भी कॉन्ट्रैक्टर कोई काम करना जाएगा तो उसको ये नोट पढ़ना चाहिए। अक्सर कॉन्ट्रैक्टर या साइट के सुपरविजन स्टाफ या जो भी वहाँ पर काम कर रहे होते हैं उनको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो काफ़ी मसले होते हैं। इसमें पहला नोट दिया गया है, इसको समझते हैं, उसके बाद फिर मिसलेनियस डिटेल पे आते हैं। फॉर स्पेकुलर डिज़ाइन जो हुए हैं NFPA 13 के हिसाब से हुए हैं, क्योंकि NFPA 13 को ही फॉलो किया जाता है। और कॉन्ट्रैक्टर वो रेस्पॉन्सिबल होगा फायर फाइटिंग के वर्क का, क्योंकि जो भी बिल्डिंग में मसला होगा ज़ाहिर कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। जो भी पाइप या पंप आपको सेलेक्ट करने हैं, जिससे पंप या पाइप ले रहे हैं उसकी हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करवानी है, वो वेरीफाई और डिज़ाइन के हिसाब से है या नहीं, या उसमें कोई फ़र्क तो नहीं। चौथा नोट दिया, अक्सर जोन कंट्रोल वाल असेंबली का जो टेस्ट ड्रेन पाइप होता है वो कोऑर्डिनेट नहीं होता ड्रेन की लोकेशन से, तो यहाँ चौथे नोट में लिखा गया है कि उसको कोऑर्डिनेट करना है, जहाँ नियरेस्ट ड्रेन पॉइंट हो तो वहाँ पर इसको कनेक्ट करना है या छोड़ देना है। और ये पांचवा जो नोट है ये इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको समझना है आपको। इसमें ये बताया गया है तो जो ऑल स्पिकुलर हेड सारे क्विक रेस्पॉन्स टाइप होंगे और उसकी ये नीचे वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी। नंबर ए पे ये क्या बताया कि एयर कंडीशन एरिया में जो स्पिकुलर आपको लगाने हैं उसकी टेम्परेचर रेटिंग 57 होगी, और नॉन एयर कंडीशन इस एरिया में जो स्पिकुलर लगाने उसकी 68 डिग्री सेल्सियस होगी। सारे फॉल सीलिंग एरिया में आधे इंच की ओरीफाइज और आधे इंच के नॉमिनल पाइप साइज के क्रोम पाउडर कोटेड रेसेस टाइप के स्पिकुलर लगेंगे, और ये मुख्तलिफ एरिया के हिसाब से डिसाइड होंगे। और नंबर डी में जो भी फॉल सीलिंग वाले स्पिकुलर नहीं होंगे वो भी आधे इंच ओरीफाइज के होंगे, आधे इंच नॉमिनल पाइप साइज के ब्रांच पेंडेंट टाइप के। ऊपर वाले जो थे रिसेस टाइप के जो फॉल सीलिंग एरिया में, और बगैर फॉल सीलिंग वाले एरिया में पेंडेंट टाइप के होंगे। ये किस तरह के होते हैं वो भी मैं डिटेल आपको शेयर करूँगा। ये सारे स्पिकुलर के नोट बताए गए हैं जो नंबर 5 में इसकी डिटेल दी गई है। नंबर 6 में बताया गया जो फॉल सीलिंग हेड है उसको कोऑर्डिनेट करना है फॉल सीलिंग लेआउट, क्योंकि फॉल सीलिंग की हाइट कितनी है और स्पिकुलर आप यूँ नहीं तो फिक्स कर दें, और उसकी जो हैंग हुआ होता है फॉल सीलिंग से पाइप वो अक्सर बड़ा लग जाता है या छोटा लग जाता है, वो हमेशा फॉल सीलिंग लेवल से कोऑर्डिनेट करना है। उसके बाद ये जो स्पिकुलर इसके साथ कनेक्ट करना है। और नंबर 7 में जो फ्लो स्विच है, कहीं आग लग जाती है स्पिकुलर वगैरह बस्ट हो जाता है, उसका फ्लो स्विच जो लगा होता है मेन पाइप के साथ वो फायर अलार्म के साथ कनेक्ट होना चाहिए। और ये नंबर 8वें पे बताया गया जो फायर पंप है वो फैक्ट्री से सारा असेंबल हो, टेस्ट हुआ हो, और वो NFPA रेगुलेशन NFPA 20 के हिसाब से होना चाहिए, वो UL लिस्टेड होना चाहिए। 9 नंबर में बताया गया कि ड्राइंग FF06 में अरेंजमेंट दी गई है तो उसको किस तरह लगाना है या उसको इंस्टॉलेशन करना है। नंबर 10 में बताया गया कि फायर पंप सेट की अरेंजमेंट जो होगी उसको रिलीवेंट होनी चाहिए सर्विसेज ड्राइंग। जो फायर पंप सप्लायर है उसकी सर्विस ड्राइंग दी जाती है, पंप के साथ आती है, उसमें आपको देखना है। नोट नंबर 11 में बताया गया कि CO2 जो 5 kg के सिलेंडर है फायर एक्सटिंग्विशर हैं तो वो हमेशा इलेक्ट्रिकल और कंट्रोल रूम में लगेंगे। अच्छा, 12 नंबर में बताया गया कि लैंडिंग वाल जब लगेंगे वो डेकोरेटिव रिसेस टाइप कैबिनेट के अंदर लगेंगे, और लुक के या आर्किटेक्चर से वो अप्रूव होना चाहिए या देखने में जैसे अच्छा लगे। और नंबर 13 नोट में बताया गया कि फायर होज रील या लैंडिंग वाल या फायर एक्सटिंग्विशर वो रिसेस टाइप के होने चाहिए या सरफेस माउंटेड होने चाहिए, जैसे ड्राइंग में बताया गया है। आर्किटेक्चर के अप्रूवल के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसका आर्किटेक्चरल व्यू अच्छा नज़र आना चाहिए। यूँ नहीं तो हर कोई देख कर बोले भाई क्या कौन सी चीज़ लगा दी, कैसी लगा दी। जो ये 14 से लेकर 18 तक ये नोट हैं ये HVAC से रिलेटेड हैं, जो फायर सिस्टम के साथ इंटरलिंक होता है। जैसे 14 नंबर में बताया गया है कि सारे जो टॉयलेट या पेंट्रीज हैं वो मैकेनिकली वेंटिलेटेड होते हैं, वो रूफ़ के फ़ैन होते हैं, वो एशरा स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए,
और वेंटिलेशन लेआउट को ये ड्राइंग की डिटेल इशरा के हिसाब से होनी चाहिए। और 15 नंबर नोट में लिखा हुआ है फायर डैम्पर लगाने चाहिए डक्ट की जो भी क्रॉसेस हो रही है दीवारों के साथ। और 16 नंबर नोट में बताया गया है FAQ इंटरलॉक होंगे फायर अलार्म सिस्टम के साथ अगर इनके साथ फायर होगी। 16 नंबर में बताया गया है कि सारे सुराख या ओपनिंग जो भी होंगी स्मोक या फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए या फायर बैरियर को जैसे रोक सके। नोट नंबर 18 में बताया गया कोई भी मसला होता है तो उसको आपको हाईलाइट करना है, वो इंजीनियर को बताना है और उसको रिजॉल्व करना है बिफोर कोई भी काम करने से पहले या वर्क करने से पहले। अपनी मनमानी नहीं करनी, उसको अपनी मर्ज़ी से नहीं कर देना और बाद में जब मसला हो तो फिर आप बताएं। तो वो सबसे पहले वो कोऑर्डिनेट करना है। कोई भी आपको मसला नज़र आ रहा है तो उसको हाईलाइट करके रिजॉल्व करना है। तो ये थे लीजेंड और सिंबल। उसके बाद आते हैं हम कि मिसलेनियस डिटेल है, उसको हम स्टडी करते हैं। मिसलेनियस डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर ऊपर ये शेड्यूल बताया गया है पंप का। शेड्यूल ऑफ प्लम्बिंग पंप, वैसे ये गलत लिखा हुआ है, ये प्लम्बिंग पंप का ये शेड्यूल नहीं है, ये जो शेड्यूल है ये फायर फाइटिंग पंप का शेड्यूल है। तो बहरहाल वो लिखने में गलती हो जाती है। अच्छा, ये टैग नंबर दिया गया है। टैग नंबर यहाँ पर 3 पंप लगेंगे। FP01 है, ये जोकी पंप है। हमें इस वजह से पता चला कि इसका फ्लो कम है। फ्लो कम जोकी पंप का होता है। FP02 मेन इलेक्ट्रिक पंप है और FP03 ये डीजल पंप है, क्योंकि इसका यहाँ पे लिखा हुआ है ये डीजल पंप है। ये जोकी पंप है, उसका ये सिंबल FP01 है और उसका फ़्लो 135 क्यूबिक मीटर पर आवर। ये डिस्चार्ज पंप का दिया गया, फ़्लो उसका कितना होगा। और ये पंप का हेड दिए गए हुए हैं और ये कौन से टाइप के पंप लगेंगे, वर्टिकल टाइप के लगेंगे या हॉरिजॉन्टल टाइप के। जो जोकी पंप है वो वर्टिकल टाइप के इनलाइन लग रहा है और बाकी जो 2 पंप है वो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट टाइप के पंप है। और उसके बाद ये शाफ्ट उनकी SS की होनी चाहिए, सील मैकेनिकल होनी चाहिए, मेक पहले से वो ब्रांड या मेक का भी बता दिया है यहाँ पे पंप का। प्राइम मूवर, ये जो पावर इलेक्ट्रिकल कंजप्शन है उसके बारे में, वोल्टेज 3 फेज़ है और उसके वोल्ट कितने आएंगे, RPM वो बताई गई है। और क्वांटिटी ये एक तीनों पंप लगेंगे और लोकेशन कहाँ लगेगी, ये पंप रूम में लगेंगे। और रिमार्क्स में बताया गया कि जो भी फायर पंप है वो MS की स्किड MS की प्लेट पंप के नीचे लगती है और वो आइसोलेटर के साथ लगाई जाती है, उस पर लगाना चाहिए। यूँ नहीं तो आप ज़मीन पर रख कर उसकी इंस्टॉलेशन कर दें। और उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट ये नीचे नोट लिखा गया है, इसको थोड़ा आपको ज़रूर समझना है। इस नोट में बताया गया फाइनल प्रेशर शैल बी एज पर हाइड्रोलिक कैलकुलेशन बाय द स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड ऑन अप्रूव शाफ्ट ड्राइंग रिक्वायर्ड कंसल्टेंट अप्रूवल। इसका मतलब ये है कि फ़ाइनल प्रेशर को हाइड्रोलिक कैलकुलेशन की मदद से जो स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर है को हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करनी चाहिए जो शाफ्ट ड्राइंग फाइनल होती है उसके हिसाब से। और वो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करके वो कंसल्टेंट को देगा और वो कंसल्टेंट अप्रूव करेगा। उस हिसाब से फिर पंप ऑर्डर करना है। जो मैन्युफैक्चर है हेड कैलकुलेशन के हिसाब से पंप के हार्स पावर फाइनल करेगा। वैसे ये अक्सर सवाल करते हैं कि ये कैलकुलेशन क्यों करनी पड़ती है। रिवाइज कैलकुलेशन इस वजह से करनी पड़ती है एज पर साइट कंडीशन पाइप की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, पाइप की लोकेशन चेंज आ जाती है, पाइप की लेंथ चेंज हो जाती है। उस वजह से पाइप की तो हेड चेंज हो जाता है और रिकैलकुलेशन करनी पड़ती है, वेरीफाई करनी पड़ती है जो ये कैलकुलेशन डिज़ाइनर ने डिज़ाइन करके दी हुई हैं वो सही है या इससे बड़ा पंप लगेगा या इससे छोटा पंप लगेगा। शायद वो पाइपों की लेंथें कम हो गई हों साइड कंडीशन के हिसाब से। बहरहाल आगे चलते हैं। मिसलेनियस डिटेल में यहाँ पर देखें ये पाइप की साइज़ बताई गई है और उसमें राड साइज़ बताई गई है। ये पाइप अगर 1 इंच का होगा तो उसमें जो ये राड लगेगी वो 8 mm की लगेगी। अक्सर मिसलेनियस डिटेल में जो ये पाइप का शेड्यूल और उसकी राड हैंगिंग की डिटेल दी जाती है। ड्राइंग की मदद से थोड़ा इसको समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर देखें पाइप साइज़ वो इंच में दी गई है, 1 इंच में या मिलीमीटर में तो 25 mm में, तो वहाँ पर राड 8 mm की लगेगी। अगर आपका ये जो पाइप लगा हुआ है 1 इंच का लगा हुआ है, 1 इंच का या 25 mm का लगा हुआ है तो वो राड की थिकनेस 8 mm होगी। और यहाँ पर देखें 1.25 इंच का पाइप है, 1.5 इंच का पाइप है, 2 इंच का पाइप है, यहाँ 8 mm दी गई है। और 2.5 इंच का पाइप है 8 mm, 3 इंच का पाइप है 8 mm, 4 और 6 के पाइप में 10 mm। तो ये कैलकुलेशन एक जनरल कैलकुलेशन है के हिसाब से ये राड रिकमेंड की गई है, मगर राड की साइज़ यहाँ से ज़्यादा होती है।
उसका तरीका ये होता है, जो पाइप साइज़ है जिससे भी आप हैंगर ले रहे हैं या ख़रीद रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर ने आपको सबमिट किया है, तो उसकी अप्रूवल से पहले इसकी कैलकुलेशन करवाई जाती है। ये हैंगर कितना लोड बर्दाश्त कर सकते हैं और कितने दूर दूर ये लगने चाहिए, एक हैंगर से दूसरे हैंगर के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो डिस्टेंस के हिसाब से ये राड के डाया होते हैं। अब ये एक पाइप है, उसकी राड 8 इंच, भाई पाइप का अगर डिस्टेंस एक सपोर्ट से दूसरी इंच आप 20 फुट लगा लें, फिर भी 8 mm लगाएं, एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट तक आप उसका डिस्टेंस 3 फुट रखें, तब भी 8 mm रखें, तो ये तो कोई उसूल नहीं है। तो आपकी कैलकुलेशन प्रॉपर करवानी होगी। राड की डिसाइड होती है आपकी साइज़ पाइप की क्या है, राड की कौन सी साइज़ होगी, कितनी थिकनेस होगी और एक राड से दूसरी राड कितने डिस्टेंस पे लगेगी। जब ये हैंगर डिसाइड होते हैं या अप्रूवल की जाती है, उस टाइम ये सारी कैलकुलेशन कॉन्ट्रैक्टर को सप्लायर से करवानी होती है, फिर वो अप्रूवल होती है। उस हिसाब से जो फाइनल होती है शाफ्ट ड्राइंग बनती है, वो उसकी अप्रूवल के बाद फिर कॉन्ट्रैक्टर वो चीज़ें मटेरियल प्रोक्योर भी करता है और लगाता भी। जो ये राड लगेगी उस राड के हिसाब से जो ये एंकर ये स्लेब में लगा हुआ है, तो वो भी उसी हिसाब से ये लगेगा जो साइज़ की आपकी राड होगी। जैसे ये दूसरा ये राड लगी हुई है, इसका एंकर कौन सी साइज़ का होना चाहिए। अगर ये 10 mm की राड है तो वो 10 mm का एंकर लगेगा, और 10 mm का अंदर वाला बोर होगा, आउटर ज़्यादा होगा, वो एक्सपांड हो जाता है, उसको होल्ड करता है। जो स्पिकलर लग रहे हैं वो अपराइट स्पिकलर लग रहे हैं, ये स्पिकलर हेड है, अपराइट स्पिकलर, तो स्पिकलर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। ये मेन पाइप चल रहा है और ये उससे ब्रांच निकली हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन ये मेन पाइप है। ये जैसे हॉरिजॉन्टल पाइप चल रही है, ये उसकी डिटेल है। जो ये अपराइट स्पिकलर ये लगा हुआ है, यहाँ पर देखें नीचे बताया अपराइट स्पिकलर हेड इंस्टॉलेशन डिटेल, और ये दूसरा है राइज़र सपोर्ट डिटेल। अगर ये आपकी वाल है और वाल से ये वर्टिकल पाइप ऊपर जा रहा है, ये राइज़र में लग रहा है, तो उसकी ये डिटेल बताई गई है। वाल के साथ ये आप चैनल लगाएंगे, चैनल कौन सी साइज़ का होना चाहिए डिपेंड करता है पाइप की, इसकी भी फिर दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये आपका चैनल 3 इंच का लगेगा, 4 इंच का लगेगा, 5 इंच की वो चौड़ाई में। फिर उसके हिसाब से जो पाइप होता है, पाइप के हिसाब से स्टैंडर्ड सपोर्टों के होते हैं। ये यू बोल्ट लगे हुए हैं, इसका डाया कितना होना चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड के हिसाब से यू बोल्ट निकलते हैं। पाइप की साइज़ कितनी है और कौन से मटेरियल का पाइप है और फिर यू बोल्ट रिकमेंड किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखें उसके दीवार के साथ ये एंकर लगे हुए हैं, और इसको और जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देखें ये डिटेल दी गई है, डिटेल ऑफ जोन कंट्रोल वाल, जो आपने सिंबल में देखा था ZCV, ये जो डिटेल है ये सारी ये ZCV की डिटेल है। इसको हम समझते हैं ZCV में ये कि ये एक मेन वर्टिकल पाइप चल रहा होता है, एक उसका टेस्ट ड्रेन का पाइप चल रहा होता है। हम हमेशा हर फ्लोर में एक ब्रांच मेन जो पाइप है वो निकलता है, जो स्पिकलर के लिए निकाला जाता है। उसमें ये सुपरवाइजरी वाल लगता है, और उसके बाद ये फ़्लो स्विच लगता है। फ़्लो स्विच के बाद ये ट्रेस ड्रेन वाल लगता है। ट्रेस ड्रेन ये कनेक्ट होता है ड्रेन के पाइप के साथ, और ये जो पाइप है ये आगे स्पिकलर की तरफ ये निकलेगा, जहाँ स्पिकलर जा रहे हैं वहाँ पे ये आगे की तरफ ये पाइप जाएगा। ये सुपरवाइजरी वाल जो है फायर अलार्म के साथ भी कनेक्ट होता है, गियर टाइप का बटरफ्लाई वाल होता है, और यहाँ पर ग्रुप कनेक्शन है या फ्लैंज टाइप की कनेक्शन है। इसके बाद ये फ़्लो स्विच है, ये भी फ़्लो स्विच फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के साथ कनेक्ट होता है। ये स्पिकलर लाइनों को जा रहा है, स्पिकलर बंद होने के बाद अगर लाइनों को ड्रेन करना होता है, ये वाल ये लगा हुआ है टेस्ट ड्रेन वाल है, इसको खोलते हैं और ये मेन लाइन खाली हो जाती है, पानी ड्रेन लाइन में चला जाता है। यहाँ पर ये फ़्लो स्विच की अलग से भी डिटेल दी गई है, जैसे ये फ़्लो स्विच इंस्टॉलेशन डिटेल है। ये पाइप है, पाइप के साथ एक यू बोल्ट लगेगा और ये फिर ऊपर उसके साथ कनेक्ट होगा, और इसके अंदर ये एक ये प्लास्टिक की पाइप के अंदर प्लास्टिक वेन लगा हुआ है, ये भी मूव होगा। जैसे मूव होगा तो फिर यहाँ पे सिग्नल फायर पैनल में देगा तो पानी फ़्लो हो रहा है, कहीं आग लग गई है। तो ये उसकी ये बेसिक डिटेल है। ये मुख्तलिफ़ लोकेशनों में OSY वाल लगते हैं, फायर पंप रूम में भी, राइज़रों में भी मुख्तलिफ़ लोकेशन। बेसिकली ये OSY वाल आउटसाइड स्टीम एंड यार्ड वाल होता है, जो बेसिकली गेट वाल होता है। इसमें ये राड होती है, जब बंद करते हैं या खोलते हैं तो राड ये ऊपर नीचे की तरफ मूव होती है। टेम्परिंग स्विच होता है जो फायर अलार्म पैनल के साथ कनेक्ट होता है। इसका मकसद लगाने का ये होता है जैसे फिज़िकली भी हम देख सकें पाइप खुला हुआ है, बंद है, और ये पैनल के साथ कनेक्ट होने का भी मकसद ये होता है कि ये वाल बंद है या खुला हुआ है, फायर अलार्म पैनल से देख कर ही हमें मालूम हो जाए।
और ये जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल डिटेल दी गई है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल, अगर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल आप लगा रहे हैं तो उसके आगे और पीछे वाल लगाना चाहिए और उसके बाईपास में भी गेट वाल दे दें। अगर काम नहीं करता तो ये बाईपास करके इसको चला सकते हैं। ये फायर होज कैबिनेट है, 2 टाइप की ये कैबिनेट मुख्तलिफ़ लोकेशनों में जो ये प्रोजेक्ट है इसमें लग रही हैं। इन दोनों कैबिनेटों में फ़र्क क्या है? इसमें लिखा हुआ है फायर होज कैबिनेट विथ लैंडिंग वाल। फायर होज कैबिनेट है ये, उसमें ये लैंडिंग वाल भी दिया गया है। और जो ये फायर होज कैबिनेट है रील टाइप, इस फायर होज कैबिनेट में सिर्फ रील है। इस फायर होज कैबिनेट में लैंडिंग वाल भी है और रील भी है, दोनों है। ये डबल कैबिनेट भी कहलाती है और ये सिंगल कैबिनेट भी कहलाती है। इसमें दिखाया गया कि वर्टिकल पाइप जा रहा है, वर्टिकल पाइप के साथ ये लैंडिंग वाल भी कनेक्ट है और होज रील भी कनेक्ट है। और ये जो पाइप है इसके साथ सिर्फ होज रील कनेक्ट है और ये वाल लगा हुआ है, पीआर भी लगा हुआ है। तो वो सारी डिटेल इसमें बताई गई है। उसके बाद आते हैं ये ब्रीचिंग इनलेट। ये अक्सर ब्रीचिंग इनलेट बिल्डिंग के बाहर लगाई जाती है। अगर फायर फाइटिंग का जो सिस्टम लगा हुआ है, बिल्डिंग के अंदर पानी ख़त्म हो गया है तो फायर की गाड़ियां आकर इसके साथ कनेक्ट हो जाती है और बिल्डिंग में अंदर जो सिस्टम है उसमें पानी आ जाता है। ये ब्रीचिंग इनलेट का ये साइड व्यू और ये फ्रंट व्यू, ये उसका स्टेनलेस स्टील का ये फ्रेम है जिसके अंदर ये ब्रीचिंग इनलेट लगी होती है। आर्किटेक्चर व्यू के हिसाब से ये दिया गया जैसे सामने से अच्छा लगे। और इस ब्रीचिंग इनलेट का ये सामने वाला फ्रंट व्यू है, इसमें 4 होज कनेक्शन है जहाँ 4 वे इनलेट ब्रीचिंग इनलेट है। 4 पाइप एक साथ इसमें कनेक्ट हो सकते हैं और ये उसका वेंट का पाइप दिया गया है। ये केप और चेन के साथ ये कनेक्ट होता है। दोस्तों ये मैंने आपको अभी ये मिसलेनियस लीजेंड डिटेल आपको एक्सप्लेन की। एक दूसरी ड्राइंग दूसरे प्रोजेक्ट की आपको दिखाता हूँ, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है उसको देखते हैं। दोस्तों ये दूसरे प्रोजेक्ट की एक ड्राइंग है जिसमें लीजेंड या मिसलेनियस डिटेल दी गई है। इसमें सबसे पहले हम ZCV को चेक करते हैं। ये ZCV असेंबली शो की गई है, उसमें भी वर्टिकल पाइप दिखाया हुआ है, एक सुपरवाइजरी पाइप है और ये प्रेशर गेज है, ये फ्लो स्विच है और ये फीड मेन लाइन और यहाँ पर टेस्ट ड्रेन दिया गया, बाईपास भी दिया गया, उससे आगे ये PRV दी गई है। यहाँ पर देखें PRV दी गई है, जो पिछली ड्राइंग थी वहाँ पर PRV नहीं थी। क्योंकि अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में ये सिस्टम लगा रहे हैं तो PRV ज़रूर देनी है, क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है और ऊपर प्रेशर कम होता है। तो नीचे प्रेशर जो ज़्यादा होता है, वैसे फायर स्प्रिंकलर को जो डिज़ाइनर रिकमेंड करते हैं प्रेशर वो 50 से 75 PSI वर्किंग होना चाहिए। अगर उससे प्रेशर ज़्यादा होगा तो हम PRV की मदद से रिड्यूस करते हैं, इस वजह से ये PRV दी जाती है। ये स्प्रिंकलर ये दिखाए गए और फायर स्प्रिंकलर हेड, यहाँ पर ये जो स्प्रिंकलर है वो जो स्प्रिंकलर हेड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगे हुए हैं। जो पिछली ड्राइंग में स्प्रिंकलर थे वो अपवर्ड डायरेक्शन में थे, वो बेसमेंट में ज़्यादातर अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर स्प्रिंकलर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किए गए। ये वर्टिकल पाइप है, उससे ये ब्रांचेस निकल रही है, क्रॉस में भी पाइप है और ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, उसके सारे स्प्रिंकलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये इंस्पेक्टर्स टेस्ट पाइप, जो पाइप को आपको टेस्ट करना है, ये उसकी डिटेल दी गई है। दोस्तों ये जो है ये सियामास कनेक्शन है, जैसे ब्रीचिंग इनलेट कहा जाता है। ये बिल्डिंग के बाहर लगती है, इनके साथ बिल्डिंग में पानी ख़त्म हो जाता है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आकर इसके साथ कनेक्ट हो जाती है और बिल्डिंग को पानी सप्लाई करती। और ये जो है फायर हाउस कैबिनेट है। फायर हाउस कैबिनेट यहाँ पर देखें डिटेल दी गई, डिटेल ऑफ फायर हाउस कैबिनेट ऑन वॉल और स्टील स्टैंड एज पर अप्रूव्ड, और डिटेल ऑफ एक्सटेंशन हाउस कैबिनेट ऑन वॉल स्टील स्टैंड एज अप्रूव्ड। ये सिंगल कंपार्टमेंट कैबिनेट है, ये डबल कंपार्टमेंट कैबिनेट है, फायर हाउस रैक टाइप की, और नीचे फायर एक्सटिंग्विशर दिए गए हैं और ये उसकी असेंबली अंदर PRV की असेंबली लगी हुई है प्रेशर रिड्यूस करने के लिए। और ये इसका ऊपर टॉप व्यू दिखाया गया, टॉप से ये वर्टिकल पाइप चल रहा होगा जो हाउस कैबिनेट के साथ ये कनेक्ट होगा। और ये सिंगल कंपार्टमेंट की कैबिनेट है, उसका ये टॉप व्यू दिखाया गया है। ये सिंगल कंपार्टमेंट कैबिनेट का ये फ्रंट एलिवेशन है। अगर जहाँ दीवार नहीं है या सपोर्ट पे लगानी तो उसकी ये ओरिएंटेशन या डिटेल बताई गई है, फिनिश फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर से कितनी हाइट पे होना चाहिए वो भी लिखा हुआ है, और ये कैबिनेट की साइज़ क्या होगी, और ये उस यहाँ साइड व्यू दिखाया गया फायर हाउस कैबिनेट का, उसकी सपोर्ट या कनेक्शन किस तरह होगी। उसके अलावा दोस्तों ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है जो दीवार के साथ अक्सर बिल्डिंगों में लगे होते हैं या लगाए जाते हैं।
पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर CO2 के लगने या फोम के लगने या ड्राई पाउडर के लगने, तो उसकी डिटेल दी गई है। हाइट फिनिश फ्लोर है, उससे ये यहाँ पर दिखाया गया है कि 1500 mm हाइट पे लगनी चाहिए। यहाँ पर ये दूसरी डिटेल बताई गई है फायर हाइड्रेंट की। अक्सर बिल्डिंग के बाहर फायर हाइड्रेंट लगाए जाते हैं, वहाँ पर ये ज़मीन के अंदर ये पाइप चलता है, तो उसकी डिटेल है। ये थर्स्ट ब्लॉक वहाँ पर लगेगा रीइंफोर्स कंक्रीट का, ग्रेड 25 का होगा, और उसमें डाया 25 MS के एंकर राड वगैरह इसमें लगेंगे जैसे रीइंफोर्स करने के लिए। उसके अलावा जहाँ पर ये एल्बो होगी उसकी डिटेल बताई गई है। तो फायर हाइड्रेंट सपोर्ट इसमें लगनी है, जहाँ पर एल्बो होगी वो सपोर्ट के साथ फिक्स होगा। और ये जो है नीचे से ऊपर जो फिनिश फ्लोर है वो उसकी साइज़ ये वेरी होगी, वो 900 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है। और उसके ऊपर ये रेड ऑक्साइड कलर का ये फायर हाइड्रेंट देगा, और उसकी केप वगैरह दी गई है चेन के साथ है फायर हाउस कनेक्शन के लिए। फायर हाइड्रेंट के जो आपको मैंने दिखाया उसके ये थर्स्ट ब्लॉक, ये प्लान बैंड 90 डिग्री सेक्शन उसका दिया गया है, हॉरिजॉन्टल टी उसका सेक्शन दिया गया है, और डिटेल ऑफ थर्स्ट ब्लॉक ये दी गई है। तो उसमें बैंड जो 90 लगेगा तो वो कंक्रीट वगैरह देनी है। डायमेंशन जो थर्स्ट ब्लॉक की बनी है प्रेशर को जैसे सस्टेन कर सकें, वो मुख्तलिफ ये डायमेंशन दी गई है जो आपको थर्स्ट ब्लॉक फायर हाइड्रेंट में लगाना है। दोस्तों ये जो ये डिटेल है ये फायर अलार्म चेक वाल असेंबली की, जो पंप के बाद ये डिस्चार्ज के पंप में लगाई जाती है, उसकी ये फायर अलार्म चेक वाल असेंबली है। उसका ये प्लान व्यू है, एलिवेशन व्यू है, और प्लान व्यू है, एलिवेशन व्यू। फायर अलार्म चेक वाल असेंबली ये जो है ये वर्टिकल असेंबली है, वर्टिकल ओपन ड्रेन ट्रिम में, और ये हॉरिजॉन्टल क्लोज ड्रेन ट्रिम में। अगर आपको वर्टिकल लगानी है तो उसकी वर्टिकल की डिटेल दी है, अगर हॉरिजॉन्टल लगानी है तो ये उस हिसाब से डिटेल दी गई है। कौन सा एज पर साइड लग सकता है दोनों ही डिज़ाइनर ने या ड्राइंग में मेंशन किए गए, फिर आपको जो एज पर साइड कंडीशन सही लगे वो मंगा कर लगा सकते हैं। दोस्तों आपने दोनों ड्राइंगें देखी मिसलेनियस डिटेल या लीजेंड की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लान और स्कीमेटिक की डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।